हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वैदिक विज्ञान गुरुकुल चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9th, क्लास 9th का। अभी तक हम क्लास 8, क्लास 7 में लाइट के बारे में जान चुके थे और रिफ्लेक्शंस के बारे में सीख चुके थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स के बारे में जाना था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और लेंस के बारे में जाना था, दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस चैप्टर में उनका विस्तार से अपन उसके बारे में स्टडीज करेंगे, उनके बारे में देखेंगे। रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है वो देखेंगे, और भी क्या प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शंस की और किस किस तरह होता है वो सारी चीजें देखेंगे। और एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होगा इस चैप्टर में आपको, वो होगा अपरिवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक अलग टॉपिक है। जैसे स्पीड ऑफ जो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीडियम में किस तरह लाइट चेंज होती है और लाइट की गति किस प्रकार बदलती है हर एक मीडियम में, है ना, वो चीजें हम देखेंगे। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। और सबसे पहली बात, ये जितनी भी लाइट है, ये जितना भी दिख रहा है, ये सब लाइट है, ये किसका है, ऊर्जा किसकी है, ये ईश्वर की ऊर्जा है। ठीक है, ईश्वरीय ऊर्जा है। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। हमें संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ रहते हैं। देखो, जहां लाइट रहती है वहां हम चीजें देख सकते हैं, पर जहां अंधेरा रहता है वहां हम नहीं देख पाते। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज दिखलाई देने लगती है। मतलब जैसे आप किसी भी अंधेरे वाले रूम में प्रकाश ले जाओगे तो आपको दिखने लगेगा। वह क्या है, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वो वस्तु देखने योग्य बनाता है। क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट देखते हैं किस तरह है, जब सूर्य का प्रकाश किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना, तो उससे क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होके कहाँ आता है, हमारी आंखों तक। हम उसको क्या कर सकते हैं, जब जैसे हमारी आंखों में रिफ्लेक्शन आता है तब हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इस तरह क्या होता है, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है ना, ट्रांसमिटेड हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों का प्रतिबिंब का बनाना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। ये सब क्या है, प्रकाश के कुछ कुछ घटनाएं, अद्भुत घटनाएं। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण से हमारी सहायता करेगा। मतलब जब हम इनके गुण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये चीजें हमें क्यों दिखाई देती है, या फिर रिफ्लेक्शन, या फिर इतनी भी चीजें जितनी भी लाइट से रिलेटेड है उनके बारे में हम सीखेंगे। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशित परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी क्या बनती है, शैडो बनती है। क्या बनती है, शैडो बनती है। ये भी हमें पता है ना। और जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ती है उसको क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट या फिर प्रकाश किरण कहा जाता है। और ये किसमें ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ में। एक स्ट्रेट पाथ में यानी सीधे पथ पर क्या करती है, चलती है। अब हमें क्या बता रहा है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मतलब अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, रे ऑफ लाइट जा रही है, तो रे ऑफ लाइट इससे क्या हो जाएगी, इस तरह डेविएट हो जाएगी, है ना। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट कहीं से टकरा के अलग डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरेली रेखा व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती हैं। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग रूप में माना जाता है। प्रकाश अगर डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन के लिए उनको लाइट को किस रूप में माना जाता है, वेव रूप में माना जाता है। वेव्स हम पहले ही पढ़ चुके थे। वेव्स क्या होता है,
जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्रायः कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। तो अब धीरे धीरे क्या पता कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह भी नहीं, एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ठीक है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया है और ना ही कण माना गया है। मतलब ना ही वो वेव रूप में है, ना ही कण रूप में, ऐसा कहा गया। इसे नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंध गुणों को तथा तरंग प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित किया। मतलब वो ना लाइट ना वेव के तरह बिहेव करता है, ना पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो क्या है, दोनों का मिक्सचर है। मतलब जब उसकी जरूरत हो तब उस हिसाब से वो बिहेव करता है और उस हिसाब से हम उसे लेते हैं। ये सारी चीजें डीप में आप क्या पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में और पढ़ोगे, जिसमें आपको लाइट से रिलेटेड क्या किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इस अध्याय में हम प्रकाश में परावर्तन या रिफ्लेक्शन और अपरावर्तन या रिफ्लेक्शन की परिघटनाओं के प्रकाश के सरलीकरण गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति के घटने वाली कुछ प्रकाशित परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपरावर्तन, वास्तविक जीवन के अनुप्रयोग को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब हम कॉन्केव मिरर से और उन लेंसेज से क्या करेंगे, प्रकाश की रिफ्लेक्शंस को और चीजों को समझेंगे और प्रकाश किस तरह बिहेव करता है। अब प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक और बार हम देखेंगे, टच करेंगे उस टॉपिक को कि क्या होता है। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकार को परावर्तित कर देता है यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन नियम को पहले से ही परिचित हैं। कोई भी अगर पॉलिश ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट गिरती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है, यहाँ से मान लो ये क्या होता है, इंसिडेंट लाइट होती है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जिसको आर और आई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ ये होता है रिफ्लेक्शन, जो दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और ये सेंटर में जो लाइन होती है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल रिफ्लेक्शन और लाइट और इंसिडेंट लाइट सेम पॉइंट या सेम प्लेन पे लाई करती है। तो उसके दो रूल क्या है, आपत कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण दर्पण के आपतित बिंदु और अभिलंब तथा परिवर्तन किरण सभी एक ही तल में होती है। मतलब वो सेम प्लेन पे क्या करती है, इस तरह गिरती है। ठीक है, ये क्या हो गए, रिफ्लेक्शन के दो नियम हमने देख लिए। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में बनाने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। मतलब वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा, आभासी यानी वर्चुअल होगा। प्रतिबिंब का साइज बिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। जब हम प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, हमारे लगभग समान होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनाता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। मतलब अगर जो डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित परिवर्तित होता है। यदि परावर्तन पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जब हम उसको सर्कुलर कर देंगे, किसको, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे, तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार होगा और कैसी कैसी इमेजेस बनेगी वो हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। जैसे कि आपने कभी भी एक चम्मच ली होगी और चम्मच को जब आप देखते हैं तो आपको जो आपकी इमेज है वो क्या दिखाई देती है, वो क्या दिखाई देती है, आपको अलग दिखाई देती है। जैसे कि चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्यतः वर्किंग दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग मान लिया जाता है। मतलब जैसे कि कोई भी सर्कल हो, उसको जब हाफ में काटते तो क्या बनता है, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बन सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण
कहलाते हैं, यानी सर्कुलर मिरर कहलाते हैं, या फिर स्फेरिकल मिरर, सॉरी क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। जो भी क्या होता है देखो, एक मान लो स्फेरिकल मिरर है, उसको क्या करा, काटा गया है ना, तो ये दो पार्ट बने इसके, फिर एक साइड की जाती है अंदर साइड पॉलिश और एक की जाती है बाहर साइड पॉलिश, तो ये बनते हैं दो मिरर, कॉन्वेव और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं, जो हम पहले भी पिछले अध्ययनों में हम पढ़ चुके, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, उसे अवतल प्रकाश परावर्तक तथा अपवर्तक, मतलब अगर कोई स्पेरिकल मिरर है जिसके बाहर की ओर पॉलिश हो और उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। और ऐसे सरफेस जिसका अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और बाहर क्या हो, सॉरी अंदर की ओर पॉलिश और बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ऐसे कौन से मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जिसमें एक साइड अंदर की साइड पॉलिश होता है और दूसरा बाहर की साइड पॉलिश होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण चित्र 9.1 में किया गया है। इन चित्रों को नोट कीजिए और दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित कीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा हुआ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। मतलब अंदर वाला क्या है, कॉनकेव मिरर की तरह है, और पीछे वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। गोलीय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा टर्म्स को जाने तथा उनका अर्थ समझते हैं। ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं, मतलब ऐसी चीजें हम देखते हैं जो हमें, और भी चीजें जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये चीज समझ में आएगी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मतलब जो सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का, उसको कहा जाता है, पोल कहा जाता है, यानी ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पेरिकल वक्रता केंद्र, यानी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जब भी एक, ये क्या हुआ, एक सर्कल से बना हुआ है, तो ये यहाँ से काटा गया, तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, बनाया तो यहाँ पे शाइन करके, पर ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मान लो इसका रेडियस भी आप कह सकते हो, या फिर ये क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दूसरा, यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है, मतलब सी से दिखाया जाता है, पोल को पी से दिखाया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, तथापि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उसके पीछे स्थित होता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो हमें पता लगा हमने क्या क्या देखा, जैसे कि, है ना। अब एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मान लो ये है कॉनकेव मिरर, ये क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की जो डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, क्यों, क्योंकि इसको कहा जाता है रेडियस, मैंने पहले बताया था, ये स्फेरिकल काट के बनाया गया, स्फीयर काट के, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब इसको आर से डिनोट किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता दिशा से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा के दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द के एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। अगर मैं किसी भी कॉनकेव मिरर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं जो पोल से होकर सीधी चले जाए, उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये क्या हुआ, कुछ ऐसे टर्म्स हो गए जो हमारे आगे रिफ्लेक्शन वाले पार्ट के लिए क्या है, जरूरी है। जिस तरह रिफ्लेक्शन, और हर एक के लिए वैल्यू क्या है, हर एक के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अभी मैं दिखाता हूं कैसे, अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह होंगे।
सर्वप्रथम कागज सुलंघन प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंत में यह आग भी भड़क सकता है। क्या क्यों जलता है? सूर्य से आने वाले प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास या ट्रांसपेरेंट ग्लास या लगाते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट बहुत गहरा पॉइंट बन जाता है। उससे क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, जलने लगता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश या बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण को फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति में इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। मान लो कोई कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन कॉनकेव मिरर से जाती है ना, तो वो एक डेफिनेट पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एक ही पॉइंट से पास होगी, जितनी भी स्ट्रेट लाइन जा रही है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसी कैसी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम दिख रही है। जैसे कि देखो, जब भी कोई कॉनकेव, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है ना। जब भी कोई, देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, ये क्या है, शाइनिंग साइड है। ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये जो पॉइंट होता है सेंटर का, ये क्या होता है, पोल होता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ये होता है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होगी स्ट्रेट लाइन में, तो हमेशा किससे जाके गुजरेगी, फोकस पॉइंट से जाके गुजरेगी, हमें ये पता है ना। और सी से जो पी की डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है ना। तो जितने भी ये चीजें होती है क्या होगी, मिरर के इस साइड होगी। किसके मिरर के इस साइड, कॉनकेव मिरर के इस साइड। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो उसके लिए फोकस पॉइंट और सारी चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, अलग है। उसका रिफ्लेक्शन जो, देखो यहाँ पॉलिश है ना, अंदर की ओर। तो अब जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो क्या है, यहाँ है। ठीक है, अब जितनी भी लाइट्स यहाँ से जाएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फोकल पॉइंट यहाँ क्यों होता है, मैं बताता हूँ। जैसे स्ट्रेट लाइन पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, है ना, डेविएट हो जाएगी। पर जब आप इसे पीछे, अब ये मिल तो नहीं रही है, पर आप जब इसे डैश डैश करके पीछे लाओगे, इमेजिन करोगे, तो ये एक पॉइंट पे जाके सारी लाइंस मिल रही होगी, जैसे कि ये लाइंस मिल रही है। तो जहां पे ये पॉइंट मिल रही होती है उसको क्या कहा जाता है, उसका फोकस कहा जाता है। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता है, या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है ना। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है वो हमने देखा। अब जैसे कि एक को ध्यानपूर्वक देखिए, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणें का प्रेक्षण कीजिए, वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के बिंदु मिल रही है और प्रतिच्छेदित है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और वैसे ही कॉनकेव कॉन्वेक्स का भी हमने कह दिया। मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, गोलीय दर्पण का ध्रुव, मतलब पॉइंट से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, या फिर फोकस लेंथ कहते हैं, या फिर कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो हमने पता लगा कि हम किस किस चीज को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से दिखा सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है, मतलब क्या होता है, सर्कुलर ही होता है। इस पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश क्या होता है, गोलीय होता है, मतलब उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, सर्कुलर ही होगा। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण के एपर्चर के कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी कॉनकेव अगर मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, मान लो उसको एम एन रिप्रेजेंट करा, तो वो क्या होती है, एपर्चर होती है, या फिर द्वारक होती है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये क्या ऊपर से नीचे एम से एन लिखा है, मतलब अपर्चर है इसका। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस एफ के बीच में कोई संबंध? छोटे द्वारक गोले दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दोगुना होती है। इस हमें इस संबंध में दिखा सकते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। मतलब अगर फोकल लेंथ 5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, मतलब 2 गुना है
है ना। अब फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ वो लेंथ है जहां से कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो वो फोकल लेंथ से होके गुजरता ही है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये होता है। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो हाफ हाफ होती है, मतलब इसे हाफ बाय टू या सॉरी आर बाय टू आप ले सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? हम इस तरह क्या कर सकते हैं, हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने किस किस चीजों के बारे में पढ़ा, हम एक और बार देख लेते हैं। कोई भी कॉन्केव मिरर में सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? पोल होता है, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉइंट होता है जो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से लेके सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है तो वो सेंटर से होके मतलब किसी एक पॉइंट से होके गुजरती है, उसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और फोकस से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होती है। एम से लेके मतलब पूरे इसकी जो डायमीटर होता है यहां से लेके यहां तक, उसको क्या कहा जाता है? एपर्चर कहा जाता है। तो हमने ये देखा, ये है कॉन्केव मिरर के लिए। और अगर वही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह होता है, वही सेम पोल यहाँ होता है। पर जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, तो वो क्या हो जाती है? इससे डेविएट होती है। क्या होती है? डेविएट इस तरह हो जाती है। पर जब हम इसको आगे बढ़ा के देखते हैं तो ये क्या होता है? एक पॉइंट से होते हुए गुजरती है। जितनी भी लाइट्स ऑफ रे क्या है? वर्चुअली क्या है? इस पॉइंट से होते हुए गुजरती है। इसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। सेम इसकी डिस्टेंस फोकल लेंथ है। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ये होता है क्योंकि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यही क्या होता है? यही सेम रूल इधर भी अप्लाई होते हैं। तो हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है दोनों चीजों में, है ना। कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या रिफ्लेक्शन किस तरह होते हैं उसमें। अब हम मतलब क्या क्या सॉरी, हमने देख लिया कि क्या डिफरेंस है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। उनके हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं, जो जो पॉइंट्स उसमें होते हैं जो हमारे लिए आगे रिफ्लेक्शन को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इमेज किस तरह बनती है किसी भी स्पेरिकल फॉर्म में? गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में जानते हैं। मतलब आप उसकी साइज के बारे में, शेप के बारे में, वो किस तरह दिखता है वो जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण पर बिना बिंब की विभिन्न स्थितियों को लेकर बने प्रतिबिंब स्थिति निर्धारण कीजिए। मतलब हम अलग अलग रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन से क्या देखेंगे? अलग अलग इमेजेस बनेगी, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। देखो, अब जब भी आप कोई भी इमेज बनाओगे तो वो इमेज कहाँ बनेगी? वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? जैसे कि बिंब की स्थिति यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, प्रतिबिंब की स्थिति यानी इमेज क्या बनेगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। मतलब वो किस तरह दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। अनंत पर जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी यानी रे ऑफ लाइट इस तरह आ रही होगी सीधी, कहीं इंफिनिटी से आ रही होगी सीधी, तब क्या बनता है? फोकस पे बनती है। वो कहां से बनती है? फोकस पर बनती है ना। अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज होती है। क्या होती है? अत्यधिक छोटी होती है, बिंदु साइज होती है। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होती है? वास्तविक एवं उल्टा, मतलब उल्टी होती है और रियल होती है। सी से परे मतलब सी के बाहर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और सी के पार अगर मैंने रखा है, यहाँ पे भी रखा है, तो इमेज किस तरह बनेगी? एफ तथा सी के बीच में, मतलब एफ और सी के बीच में इमेज क्या होगी? इधर बनेगी। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगी तो इमेज क्या बनेगी? एफ और सी के बीच में इमेज क्या होगी? छोटा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। रियल एंड इन्वर्टेड। जब सी पे ऑब्जेक्ट रहेगा है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब भी सी पर बनेगी। वो समान साइज रहेगा, वास्तविक एंड उल्टा। साइज क्या रहेगा? उनका सेम रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो है बराबर रहेगा। सी और एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच, जब सी और एफ के बीच में रहेगा तो सी से परे बनेगी यानी पीछे, विवर्धित यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। जब एफ पे रखोगे आप, फोकल लेंथ पे रखोगे ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ का यह है, तो जब आप फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट पर रखोगे तो अनंत पर क्या बनेगी?
इमेज बनेगी। इमेज का बनेगी अनंत पर इमेज बनेगी। अब किस तरह बनेगी वो हम आगे देखेंगे, पर ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको क्या होना चाहिए, बना होना चाहिए। इस पे बहुत बड़ी इमेज बनेगी, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। मतलब इसमें क्या होगी, आपको इमेज प्राप्त नहीं होगी। पी तथा एफ के बीच में, मतलब अब जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ यहाँ पर आप उसके बीच में रखोगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को, तो दर्पण के पीछे बनेगी, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी पीछे कहीं विवर्धित यानी बड़ी बनेगी, और आभासी तथा सीधी होगी। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज आपको दिखाई देगी। बाकी सब में आपको उल्टी दिखाई देगी। जैसे आप और फोकल लेंथ और एफ फोकस पॉइंट और उसके बीच में लाओगे पोल के बीच में, तो आपको क्या इमेज दिखाई देगी, वर्चुअल और सीधी दिखाई देगी। तो अब हम पढ़ते हैं या देखते हैं किस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है और किस तरह इमेजेस बनती हैं। हम हर एक डायग्राम को देखेंगे, हर एक डायग्राम को समझेंगे और उससे हम नोट्स बनाएंगे किस प्रकार ये इमेजेस बन रही है। और जितने भी हमने अपनी चीजें पढ़ी हैं ऊपर, एक बार हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, एक बार हम आगे रखते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इमेज किस तरह के और किस प्रकार प्राप्त हो रही है और रिफ्लेक्शंस के रूल क्या है। देखो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का अध्ययन हम किरणों आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे समय सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं के प्रत्येक अनंत किरणों उत्पन्न होती है। बिंब की प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में सुविधाजनक कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरणों के आरेख स्पष्ट कि दो किरणों का विचार करना आधुनिक सुविधाजनक है। मतलब हम ऐसे तो एक पॉइंट में से कितने बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकलती हैं, पर हम क्या लेते हैं, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ऑफ लाइट ली जाती है। कितनी, दो रे ऑफ लाइट लेंगे। जब भी हम कम से कम कितनी रे ऑफ लाइट लेंगे, दो रे ऑफ लाइट लेंगे, क्या बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए। अब पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट है ना, वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी, ये तो है प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, ये पॉल है, ये फोकस है, जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है तो वो कहाँ से उतर के गुजरती है, फोकस से ही होके गुजरती है। कोई सी भी और मिरर हो, वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, जब भी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। अगर मैं कौन अवतल दर्पण चित्र अवतल तथा के बिंदु P की और मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। मतलब उसके इधर क्या होगी, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पर उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हमने क्या पढ़े, कुछ रिफ्लेक्शन की क्या पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए, जिसमें हमें पता लगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो किस तरह रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से गुजरेगी तो किस तरह, पोल से अगर गुजरती है तो किस प्रकार वो रिफ्लेक्ट होगी। अब हम कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज किस तरह बनती है। अब देखो, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटिंग लग रहा है आपको, पर मैं इधर समझाता हूं। जैसे कि मान लो कोई, ये है कॉन्केव मिरर, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, मैंने इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है। इन्फिनिटी से जो रे ऑफ लाइट आती है वो क्या आएगी, पैरेलल। तो मान लो मैं ये पॉल दे देता हूं, ये फोकस दे देता हूं, फोकस पॉइंट एफ दे दिया, और ये दे दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल आएगी हमेशा। मेरे को पता है कि जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। और वो ओके होके कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से होके गुजरेगी। कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस पे जाके मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे। और आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट बताना जरूरी है, तो कहाँ से होके गुजरेगी, वो फोकस से। और एक अगर स्ट्रेट लाइन आएगी पोल से पोल तक, तो वापस उधर ही होके गुजर जाएगी। ये भी एक और पॉइंट है, जब भी आप स्ट्रेट लाइन इधर दिखाओगे तो वो वापस क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। फोकस पे इमेज बनेगी, जब भी पैरेलल आएगी तो इमेज क्या बनेगी, हमेशा फोकस पे बनेगी। सेकंड सेकंड जब ऑब्जेक्ट जो रखा रहेगा वो क्या रखा रहेगा, जैसे कि ये है, ये वापस हमने लिया पोल, ये लिया रेडियस, ये लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, ठीक है। ये क्या, इस तरह ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है। जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप ऑब्जेक्ट को इस तरह दिखाएंगे। तो हमें पता है सबसे पहले जो लाइट आएगी वो पैरेलल, दो लाइट लेंगे हम,
पहली जो आएगी वो पैरेलल आएगी, जो भी पैरेलल लाइट आती है वो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होके गुजरती है, तो ये क्या हो गई, फोकस से होके गुजर गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो क्या जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, और जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इधर मिलेगी। आपको इमेज कहाँ मिल रही है, इधर मिल रही है, रियल इमेज और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज आपको मिल रही है। तो ये हमें पता लगा। सेम अगर हम इसमें देखेंगे, जब भी दो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है, ठीक है, तो वो कहां से होकर गुजर रही है, फोकस से, ये हमने देख लिया था। अब मान लो एक और चीज, अगर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है कर्वेचर पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। पहले हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, पर इस बार ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो क्या हो जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी, और जो फोकस से होकर गुजरेगी वो क्या चले जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा आप देखना इसको, पहले तो नहीं 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 नहीं, 2 मिनट, क्या देखो मैं इधर समझा देता हूँ। जब भी कोई कॉन्केव मिरर पे रे ऑफ लाइट आएगी, देखो इससे क्या रे ऑफ लाइट निकलेगी, इससे दो रे ऑफ लाइट्स निकलेगी। पहली तो जो पैरेलल जाएगी तो वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू जाएगी और कहां से होकर गुजरेगी, पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो भी फोकस से गुजरती है वो कहाँ हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये जो लाइट है वो कहाँ मिलेगी, यहाँ पे आके मिल जाएगी, तो एक इमेज बन जाएगी। कौन सी, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज ऑफ ए बी है, जो कि क्या है, रियल है, और क्या है, इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है। वैसे ही मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो सी और बी के एफ के बीच में रखा है, ये रखा है, एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो फोकस से होकर गुजरेगी, जिसको हमने आगे मिला है, और एक एक रे ऑफ लाइट जाएगी सीधे ऊपर, और कहाँ हो जाएगी, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको इमेज कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, है ना। तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगी, इसकी इमेज हो जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। देखो अगर आप कर्वेचर पे रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, अगर आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो कर्वेचर के बाहर इमेज बनती है। अगर आप फोकस पे रखते हो तो फोकस पे क्या होगा, सेम वो एक फोकस से होकर गुजरेगी लाइट, और एक ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट में इमेज बनती है। और अब ये बहुत एक अलग इमेज फॉर्मेशन है, जैसे कि हम देखेंगे कोई भी कॉन्केव मिरर, जैसे ये कॉन्केव मिरर है, अब क्या है हमारा जो ये फोकस है, तो ऑब्जेक्ट का रखा है फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा हुआ है, तो इमेज किस तरह बनेगी, पहले तो क्या होगा, लाइट कहाँ जाएगी, इस तरह इधर आएगी, और यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी इमेज जो जाएगी वो यहाँ जाएगी, रे ऑफ लाइट, और क्या हो जाएगी, इधर से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप इन रे ऑफ लाइट को मिलाओगे, मान लो ये रे ऑफ लाइट इधर आई और ये और रे ऑफ लाइट इधर, तो आपको क्या मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, जो क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट के पीछे ए बी, ए डैश बी डैश। तो इमेज क्या मिलती है, जब भी आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा क्या मिलती है आपको, वर्चुअल और सीधी इमेज मिलती है, वर्चुअल और सीधी, जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है, वर्चुअल और सीधी इमेज आपको मिलेगी। तो ये क्या होते हैं, 6 एस्पेक्ट है जिस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है, किसमें, कॉन्केव मिरर में इस तरह इमेज फॉर्मेशन होता है। बेसिकली आपको क्या होना चाहिए, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन याद होना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं वो आपको याद होना चाहिए, परिवर्तन के नियम आपको याद होना चाहिए। अब कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं हम देखते हैं, कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है ना, यूजेस क्या क्या है इसके। अवतल दर्पण का उपयोग सामने टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में किया जाता है, प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरणों पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग मिरर्स के रूप में भी उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग करके मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, मतलब अगर इमेज को आपको बड़ा साइज में देखना हो तो आप क्या करते हो, कॉन्केव मिरर का बहुत जगह आप उपयोग करते हो। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या हुआ, ये सारे यूजेस हुए किसके, कॉन्केव मिरर के। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है या फिर किस प्रकार रिफ्लेक्शन होता है हम देखेंगे। सबसे पहले 2 रूल,
जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है कॉनकेव मिरर के, तो वो कहाँ पे होके मिलेगी, पीछे जाके फोकस पे मिलने लगेगी। ठीक है, ये हो गया फोकस। सेकंड, अगर रे ऑफ लाइट मान लो ये, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इधर निकलेगी, ठीक है, इधर से इधर चली जाएगी, तो इमेज क्या बनती है, इमेज आके पीछे इस तरह बनती है। आप इमेज तब बनाते हो जब, इमेज कब बनती है, जब दो रे ऑफ लाइट क्या होगा, मिलेगी। जब दो रे ऑफ लाइट मिलेगी तभी वहीं जाके क्या होगा, इमेज बनेगी। अगर रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही है तो कभी भी इमेज नहीं बन सकती। हो सकता है वो रियल बने, हो सकता है वो वर्चुअल बने, है ना। बस आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट को मिलाने का ट्राई करना है, तब आपको समझ में आने लगेगा कि इमेज किस तरह हमें प्राप्त होगी, या फिर इमेज किस तरह बनती है। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। कॉन्केव मिरर में क्या होता था, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे, परंतु कॉन्वेक्स में दो ही हमारे पास सिनेरियो होंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, और एक ऑब्जेक्ट होगा किसी डेफिनेट डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि जितना भी फोकल पॉइंट है, कर्वेचर है, वो कहाँ होता है, इधर पीछे होता है। तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, हमेशा इमेज क्या बनेगी, पीछे ही बनेगी। तो देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनिट पे, तो सीधे आगे क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप उसको पीछे मिलाओगे तो इमेज क्या बन रही है, एक फोकल पॉइंट पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है। सेम अगर आप उसको किसी डिस्टेंस पे रखते हो तो एक इमेज स्ट्रेट ऑफ लाइन जाएगी, जो कहाँ के मिलेगी, फोकल पे मिलेगी। दूसरी ले ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगी तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। तो आपको इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, जो कि बहुत छोटी और वर्चुअल इमेज होगी, जो सीधी होगी पर छोटी और वर्चुअल होगी। डैश डैश कर से मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज आपको मिल रही है। तो जब आप अनंत पे रखोगे तो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा मिलेगा, बिंदु साइज का, और आभासी तथा सीधा, यानी वर्चुअल और रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनेगी। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में, पी तथा एफ के बीच, मतलब पी और एफ के बीच में बनेगी। पी और एफ किधर, ये पी और ये एफ फोकल पॉइंट इधर, छोटी इमेज बनेगी और आभासी तथा सीधी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह दो तरह के इसमें क्या होते हैं, सिनेरियो होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह इमेजेस बनती है। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन पे पड़े पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले के एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किले को देखने जाएंगे तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत की ऊंचाई पर खड़ा होना पड़ेगा। क्या हुआ, ये क्या हुआ, जब भी ताजमहल जाओगे तो वहां से क्या होता है, जो आगरा का किला है वो आपको क्या करता है, दिखाई देता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, है ना, कॉन्वेक्स मिरर के उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पृष्ठ यानी विंग्स दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण बाहर के साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। मतलब क्या होता है, साइड मिरर यूज होते हैं। इसके भी प्राथमिक देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाते हैं, हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं, इसलिए वो यूज होते हैं। यद्यपि वह छोटा होता, इनका दृष्टि क्षेत्र में बहुत ही अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। मतलब प्लेन मिरर से ज्यादा कौन सी ज्यादा एरिया दिखा सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर दिखा सकते हैं, जो हमने अभी देखा। तो हमने यूजेस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर देखे, हमने उसमें देखा कि रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है ना। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन किस प्रकार है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आपको मिलेगी रिफ्लेक्शन, आपको किसके, ऑब्जेक्ट की साइज मिलेगी, है ना, इमेज की साइज मिलेगी, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको मिलेगा। साइन कन्वेंशन बहुत इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, वो हम देख लेते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह देखो। मान लो कोई कॉनकेव मिरर है, इस पार जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। इस और जितनी भी डिस्टेंस होगी वो होगी। मान लो अब इसको सेंटर पॉइंट ओ ले लो या जीरो ले लो,
तो इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, इधर होगा नेगेटिव, ऊपर होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता लग गया अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो आपको पॉजिटिव डिस्टेंस मिलेगी, नीचे की ओर नेगेटिव, इधर से इधर अगर इमेज बनी तो नेगेटिव इमेज, इधर से इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। तो इस तरह क्या कर सकते हो आप, बहुत बार आपको क्वेश्चन सब सॉल्व करने को मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को देख सकते हो और इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो क्या होता है, एफ पॉजिटिव होता है, कर्वेचर एफ पॉजिटिव। जो इमेज अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे रखा है तो इमेज क्या बनेगी, उसकी वैल्यू होगी इधर बनेगी, तो क्या आएगी, माइनस में आएगी, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो माइनस में आएगी। तो आप जैसे कि नीचे की अगर ऊंचाई की दूरी लोगे, इधर से इधर दूरी दूरी लोगे तो हमेशा नेगेटिव में आएगी, है ना। और नीचे की और अगर ये क्या है तो ये भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जब भी आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे धीरे धीरे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी और अच्छे से आप इन चीजों को समझ और देख पाओगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला, और आवधर्न यानी मैग्निफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला इसलिए यूज होता है कि आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल सको, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। गोलीय दर्पण, इसके ध्रुव के बिंब की दूरी को u कहलाती है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या होगा, u होगा। इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v होगी। और फोकल लेंथ क्या होगी, f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीजें, प्रतिबिंब यानी इमेज की डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से और फोकस लेंथ को f से डिस्क्राइब करते हैं। और जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या होगा, लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला होता है। तो इस तरह क्या कर सकते हो आप, चीजें फाइंड कर सकते हो। अगर आपको फोकल लेंथ मान लो मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड कर सकते हो, है ना। ये चीजें हम आगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी चीजें देखेंगे। अब मैग्निफिकेशन के बारे में देखें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन व अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितनी गुना आवर्धी है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से वो कितना कितना मैग्निफाइड है वो, है ना। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी इमेज की साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। मतलब आप अगर आपको इमेज की हाइट पता है, इमेज की हाइट कैसे, ये वाली जो है, और ऑब्जेक्ट की हाइट, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, जिसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v बाई यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस v बाई यू से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है तो वो हाइट निकाल ले या फिर ये क्या होती है, डिस्टेंस से भी निकाला जा सकता है। तो हमने दो चीजें देखी, हमने देखा लेंस फॉर्मूला और हमने क्या देखा, मिरर मैग्निफिकेशन की चीजें और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा यानी अवधारण। अवधारण की वैल्यू देखी हमने और लेंस फॉर्मूला देखा। अब मान लो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे एक दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 3 मीटर। ठीक है, मतलब उसके रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। यदि इस बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब जो इमेज है वो कहाँ है, 5 मीटर। अब देखो बिंब की ऊंचाई, देखो अब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, -5 मीटर है। ऑब्जेक्ट मतलब -5 मीटर यानी आप डिस्टेंस किधर नापते हो, इधर नापते हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इधर, तो इधर -5 मीटर होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज का ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और साइज ज्ञात करना है। आपको पता है अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर +3 है तो अगर आप उसको फोकल लेंथ फाइंड करो तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है 2f इक्वल टू आर। तो अगर आपको r मिल गया तो अब अगर आपको f फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, r/2 कर दोगे यानी 3/2। तो मुझे f क्या मिला यहाँ पे, 3/2 मिल गया। अब मैं क्या कर लूंगा, वैल्यू रख दूंगा 1+v इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना होता है, v कितना देके रखा है मुझे, v तो फाइंड करना है मुझे, प्लस u मुझे देके रखा है -5, साइज और ये देखे रखा है 3/2, तो 3 इधर और 2 नीचे। अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा, मतलब रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो ये हो जाएगा ये वाला माइनस साइन यहाँ आ जाएगा तो 1/5 इक्वल टू 2/3। अब मुझे पता है यहाँ पे मैं इस वैल्यू को उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2/3 इक्वल टू प्लस 1/5, और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा यानी 3×5 = 15,
13/15 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाए, है ना। इस तरह क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे, फिर इसको और सॉल्व करेंगे। पॉइंट्स में इसने सॉल्व करा है तो हमें क्या मिलेगा, 1.15 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.15 मीटर। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज निकालेंगे, हमें यू की वैल्यू देके रखी है तो हम सारी वैल्यू पुट ऑन करेंगे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे जो क्या आएगी 1.15 मीटर आएगी। अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह। अब जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पे हमें h दे के रखा है, u दे के रखा है, f दे के रखा है, आपको v पता करना है तो आप वही लेंस फॉर्मूले से v पता करोगे और इसी से क्या निकालोगे, मैग्निफिकेशन निकालोगे। जब हम और क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हम और आगे जाके सॉल्व करेंगे। तो अभी तक रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें जान ली, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन जान लिया, उसमें रिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है, उनकी स्थिति क्या क्या होती है, लेंस फॉर्मूला देख लिया, मैग्निफिकेशन पावर देख लिया हमने, मैग्निफिकेशन देख लिया किसका, मिरर का, उसके एक दो क्वेश्चंस देख लिए, और चीजें और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ते हैं जो कि है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लो, एक एग्जांपल से बताता हूं मैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। मान लो अगर कोई, बेसिकली आपको मानना है अगर एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, वो डायरेक्शन चेंज करती है, ठीक है, वैसे इधर होता है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मीडियम यानी क्या होता है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर, मान लो एक एयर है ना, और यहाँ पे एक पानी का ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है। जब लाइट यहाँ से यहाँ गुजरेगी ना, एयर से वाटर के अंदर तक जाएगी तो अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, और जो रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा या रिफ्रैक्शन हमको दिखेगा वो थोड़ा अलग दिखेगा, या फिर जो इमेज है, नहीं, ठीक है, तो मतलब नहीं, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ा क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि मान लो, अब मीडियम पता लग गया, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर टू, मतलब पर मीडियम क्या होना चाहिए, दो मीडियम होना चाहिए। जैसे कि एयर से ग्लास से जा रही है ना, मान लो ये एक ग्लास की स्लैब है कोई, एयर से निकल रही है और ग्लास में जा रही है, तो ये भी पहला मीडियम दूसरा मीडियम है ना। मान लो एयर से वाटर में जा रही है, वाटर से पानी में जा रही है, किसी भी दो मीडियम के बीच में अगर लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, पहला तो ये। अब मान लो, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जब बहुत फेमस एग्जांपल, अगर एक ग्लास में पानी भरा हुआ होता है ना, अगर इसमें पेंसिल डूबी हुई है तो पेंसिल यहाँ से क्या दिखती है आपको, कटी हुई दिखती है थोड़ी, ये अंदर की ओर इस तरह कटी हुई दिखती है। आपको क्या लगता है कि पेंसिल कटी हुई है यहाँ से, पर ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ऐसा ये फिनोमेना क्यों दिखाई देता है हमको, रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लो कोई, अगर हम किसी, कोई अक्षर है जिसपे हम अगर ग्लास स्लैब रखते हैं बड़ी सी मोटी सी, तो हमें ये अक्षर क्या दिखने लगता है, थोड़ा बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, वो इस, यह चौड़ा दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है, थोड़ा चौड़ा दिखने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये होता है रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब अगर कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है ना। उसके कुछ फेमस एग्जाम्पल भी हमने देखे हैं और हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि पानी के स्थान पर अगर हम कोई द्रव यूज करें तो भी क्या होगा, हमें अलग अलग क्या दिखाई देंगे, अलग अलग हमें इमेजेस दिखाई देंगी। अब जैसे कि क्या आपने किसी कांच के बर्तन में पानी में पेंसिल के आंशिक रूप में डूबे देखा, मतलब आधे रूप में, या जैसे कि आपने देखा होगा कि पानी से भरे कांच के बर्तन में रखे नींबू को साइड से देखने पे आपको वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है, क्या होता है, आपको बड़ा दिखाई देता है। ये भी क्या है, उसका एग्जाम्पल है, किसका, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्या हो, इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। मतलब एक एक साइड से दूसरे साइड जब वो रे ऑफ लाइट जाती है तो अपने डायरेक्शन, या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्लैब, एक कांच का स्लैब से। मान लो अब हमने देखा कि मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे पहला मीडियम क्या है,
अगर हम इस मीडियम को नाम देते हैं M1, तो M1 यानी एयर है यहाँ पे, वायु। M2 मीडियम 2 क्या है, कांच है यहाँ पे, है ना, ग्लास। अब ये पूरी ग्लास की स्लैब है। अब क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, और देखो ये हैवी है। अब ये समझ लो ये हैवी मटेरियल है, और ये ऑफ कोर्स एयर में कोई हैवी मटेरियल नहीं है, मतलब इसको कहा जाता है रेयर और डेंसर मीडियम। तो रेयर और डेंसर मीडियम, जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और सॉरी पास आ जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। किस तरह, मान लो ये रेयर और ये डेंसर, या फिर वायु या कांच, जैसे रे ऑफ लाइट आएगी तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एक नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल सीधा आया। अब ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल के साइड थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, है ना, नॉर्मल की साइड थोड़ी बेंड हो गई, फिर ये धीरे धीरे इधर इधर आएगी, फिर क्या हो जाएगी, ये जैसे ही इधर आएगी तो यहाँ का जो पॉइंट होगा, यहाँ से क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ी दूर की ओर चली जाएगी। तो मतलब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो उधर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है। अब जैसे कि ये वाली जो लाइट हुई, ये क्या हुई, इंसिडेंट लाइट हुई। ये क्या हुई, इंसिडेंट लाइट। तो ये वाला एंगल क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल हुआ। जैसे यहां से रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पे क्या हुई है, रिफ्रैक्ट। पहले क्या होती थी, रिफ्लेक्शन होते थे, तो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट होती है, तो R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे ही लाइट यहां से जाती है और यहाँ पे आती है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है जो दूर की ओर जा रही है, जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब कांच से वायु की ओर, तो उसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। क्या कहा जाता है, इमर्जेंट रे कहा जाता है। तो इस तरह क्या, तीन तरह की रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे उसकी साइड मुड़ जाती है, रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ा नॉर्मल की ओर, और इमर्जेंट रे थोड़ा दूर की ओर नॉर्मल से चली जाती है। तो इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं, हमें क्या, अब हमने समझ लिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है। इस क्रियाकलाप में नोट करेंगे कि दिशा बिंदु ओ तथा ओडेश पर परिवर्तित की है, मतलब ओ और ओडेश में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है लाइन, रे ऑफ लाइन। तो किस तरह वो ट्रेवल कर रही है, ए बी के बिंदु ओ पर एक अभिलंब एन खींचिए तथा दूसरा अभिलंब एम खींचिए, नॉर्मल खींचिए, ये और ये, है ना। सी डी के बिंदु ओडेश पर खींचिए। देखो, अगर जैसे कि रिफ्रैक्शन, तो ये मान लो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो रे ऑफ लाइट कैसे आती, इस डायरेक्शन में सीधे सीधे आ जाती। ये क्या हुआ, हमें क्या पता लग रहा है कि ग्लास नहीं होता तो क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट सीधे आ जाती, पर ग्लास इसलिए क्या हो रहा है कि ये डेविएट हो जा रही है। एक और बात, जो इमरजेंट रे होती है, इमरजेंट रे होती है, और जो इंसिडेंट रे होती है वो हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती है। देखो मान लो अगर मैं ये देखो, ये अगर इंसिडेंट रे कैसे आती, ऐसे आती, मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट है नोट करने का, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देती है। अब आप प्रकाश के अपरिवर्तन से परिचित हैं। अपरिवर्तन प्रकाश की एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन का कारण होता है, मतलब जो प्रकाश की चाल है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपरिवर्तन निश्चित नियमों पर आधारित है, मतलब एक कुछ नियम है उन पे क्या है, आधारित है। जैसे पहला, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम के पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु का अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते ही हमें पता है। प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा आप अपरिवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल, दूसरा नियम क्या है, दूसरे नियम को स्नेल का लॉ भी कहा जाता है। अब स्नेल लॉ होता क्या है, बेसिकली जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसे किससे डिनोट किया जाता है, ये साइन आई से करते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन आई मतलब इंसिडेंट वाला एंगल जिसको साइन के फॉर्म से लिया गया है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, और साइन आर,
ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो दोनों को जब डिवाइड करते तो क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट आता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होगी, यहाँ कोण इंसिडेंट कोण जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। हमेशा याद रखना जो इंसिडेंट कोण होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। और आई और आर एंगल कुछ भी हो सकते हैं, आई हो सकता है 0 से 90 के बीच में और आर हमें कोई एंगल मिलेगा। जब भी हम इसको निकालेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसको क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। इस स्थानांतरक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखो इसी चीज को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसको आप म्यू से डिनोट करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। ये आप आगे की क्लासेस में और इस चैप्टर में भी बहुत पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपको साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है हम वो समझते हैं, मतलब अपवर्तनांक। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, यह दूसरे माध्यम से अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। यह हमें पता है कि रिफ्रैक्शन किस तरह होता है, जब भी कोई मीडियम में ट्रेवल करती है लाइट तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है, थोड़ी चेंज कर लेती है ना। इसी को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। किन्हीं दिए गए हुए माध्यमों के युग्म से होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो समीकरण इसमें दिए गए, हम रिफ्रैक्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों के में प्रकाश के संरक्षण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संरचित होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट माध्यम में क्या है, उनकी जो स्पीड होती है लाइट की वो अलग होती है। निर्भरता प्रकाश 3 × 10⁸, ये गलत लिखा है, 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। मतलब सबसे तेज चाल क्या है, यही है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वाता की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। कांच या पानी में यह थ्रेस्टेड रूप में घट जाती है। दो माध्यमों के युग के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर रहता है, मतलब दोनों की चाल पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम, मतलब दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है उस पर क्या रहता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड रहता है। अब दिए गए चित्र अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में, मान लीजिए कि प्रकाश की चाल 1 में v1 है और 2 में v2 है। तो आपको क्या करना है, दिखाया गया जैसे कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, तो आप क्या कर सकते हैं, दो, देखो 2 से 1 यानी देखो ये 2 1 मतलब ये 1 से 2 की ओर जा रही है, तो इसको क्या लिखते हैं, 2 1 लिखते हैं। तो v1/v2 मतलब प्रकाश की चाल पहले वाले मीडियम में और प्रकाश की चाल दूसरे वाले मीडियम में, जिसे n21 से क्या किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर सेम इसी तरह के माध्यम माध्यम 1 का माध्यम 2 पे सापेक्ष अपवर्तनांक n12 के निरूपित करते हैं, और अगर जैसे कि n12 लिखा है, n12 यानी वो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है। मान लो मैं इस बार ग्लास स्लैब से किधर जा रही है, वो पानी की ओर जा रही है, सॉरी पानी क्या बोल रहा हूँ, एयर की ओर जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है। मतलब किसी दूसरे मीडियम से क्या हो रहा है, पहले मीडियम की ओर जा रही है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, v2 बाय, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v2/v1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह क्या निकाल सकते हैं हम, एक माध्यम एक वायु, माध्यम 2 कांच। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं या किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्त निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और अगर मान लो, हाँ, यदि माध्यम 1 निर्वात वायु है, मतलब पहला जो मीडियम है वो क्या हुआ, एयर हुआ, और अगर दूसरा मीडियम कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, रिफ्रैक्शन का मटेरियल है, तो वो रे ऑफ लाइट किस तरह अंदर की ओर डेविएट हो जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह निकालेंगे, nm अपॉन
c अपॉन v, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, v अपॉन, इसमें जो उसकी स्पीड ऑफ लाइट v में क्या है, इधर है, ठीक है, और c का एयर में क्या होगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट इतनी होगी, c होगी, और कांच में कितनी होगी, v होगी। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, इससे क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जब एयर से किसी और में डेविएट होती है तो क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। माध्यम का नियम निरेक्ष अपवर्तन केवल अपवर्तनांक कहलाता है। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। कि जल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, 1.33 होता है। जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश के वेग के अनुपात 1:3:3 है। इसी प्रकार क्राउन कांच का क्या होता है, 1.52। ऐसे ही आंकड़े इनके स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। मतलब जब भी आप स्पीड ऑफ एयर करोगे और स्पीड ऑफ वाटर करोगे तो वो क्या आएगा, 1.33 आएगा, और ये क्या आएगा, 1.52 आएगा। तो ये क्या देखे रखे, सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे रखे जो हमें दिखा रहे हैं कि किसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसी माध्यम की प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संप्रकात कॉनोटेशन होता है। अब जैसे कि अपन रिफ्रैक्शन के टाइम पे दो चीजें यूज कर रहे हैं मीडियम के नाम पे, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है, वो कैसे पता लगता है, ये जो इस टॉपिक को कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा वो समझना पड़ेगा। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में बहुत डिफरेंस होता है। मास डेंसिटी यानी जिसके अंदर मैटर की जो पार्टिकल हो या फिर अणुओं की, एटम की जो पार्टिकल हो, वो क्या होता है, डेंस मीडियम होता है। जैसे कि अगर इसकी मास जो डेंसिटी होगी, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसकी ज्यादा होगी, और जिसमें पार्टिकल कम होगा उसकी मास डेंसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कम है, ठीक है। पर ऑप्टिकल डेंसिटी इस तरह नहीं होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग तरीके की चीज होती है जो हम देखेंगे। उसी से डिफाइन होता है कि किसको रेयर मीडियम दिया जाएगा और किसको डेंसर मीडियम दिया जाएगा, ठीक है। रेयर मीडियम में क्या होता है, रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है कंपेयर टू सेकेंड मीडियम यानी डेंसर मीडियम हमेशा। और हमेशा जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही वो डेंस में रेयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएंगी। मतलब जब भी रेयर मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो वो फास्ट होगी, और डेंसर मीडियम में स्लो होगी। अब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम जो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिफाइन करता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्योंकि जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतने ज्यादा क्या होगा, वो डेंस, मतलब किस पे डिपेंड होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं अभी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेंसर मीडियम ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्टिकल डेंस क्या होता है। किसी माध्यम कि किसी प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाश घनत्व के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी मीडियम की जो एबिलिटी होती है कि वो कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है, कितना रिफ्रैक्ट करता है किसी भी रे ऑफ लाइट को, उसको क्या ऑप्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। प्रकाशी घनत्व एक निश्चित कॉनोटेशन होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है, मतलब मास डेंसिटी के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा संघन माध्यम यानी रेयर और डेंसर मीडियम के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक संघन माध्यम, मतलब प्रकाशिक विरल माध्यम यानी ऑप्टिकल ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा में प्रकाशी संघन है? दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपरिवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा के प्रकाश संघन है, दूसरा कम अपरिवर्तन माध्यम प्रकाश संघन विरल माध्यम है ना। मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो क्या डेंसर मीडियम होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी वो क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होता है। अतः विरल माध्यम से संघन माध्यम में गतन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है।
जब ये संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती तो इसकी चाल बढ़ जाती और ये अभिलंब की हो जाती है। मतलब जब वो रेयर डेंसर और रेयर रेयर से डेंसर में करती तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये नॉर्मल है। और जैसे ही वो डेंसर से रेयर की ओर करती तो वो क्या हो जाती है, उससे डेविएट हो जाती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाती है। तो यही क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल रेयर डेंसर मीडियम में डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे गोलियो लेंस का अपवर्तन, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपने कभी देखा होगा जब आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को देखोगे तो पता है, उसको आप छुओगे तो उसको आपका जो सरफेस है, हाँ, जब भी आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को देखोगे तो उसका सरफेस जो है वो उठा हुआ दिखाई देगा आपको, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें लगे रहते हैं लेंस। अब लेंस कितने होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। जैसे दो प्रकार के मिरर होते हैं, वैसे दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो दो प्रकार के लेंस होते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस किस तरह दिखाई देता है, अगर ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। दोनों लेंस में डिफरेंस होता है, दोनों किस तरह लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं उनमें डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। आपने किसी घड़ी सांच को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते देखा होगा। मतलब जब भी छोटे घड़ियों के छोटे पुर्जे देखने के लिए लेंस का यूज किया जाता है। क्या कभी आपने आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या इसका पृष्ठ समतल है या वक्रित है? क्या यह बीच से मोटा है या किनारों से, है ना, ये आप देखते हैं। जब भी आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, वो प्लेन मिरर से डिफरेंट होता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है उसे लेंस कहलाते हैं। मतलब ऐसा सरफेस जिसकी जो दोनों जो सरफेस होती है वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। अब लेंस अब क्या होते हैं, ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलियों का पृष्ठ हो सकता है। ऐसे लेंस को द्विउत्तर लेंस कहते हैं। मतलब जिसमें दो इस तरह लेंस दिखाई देंगे उसको कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। और डबल, मतलब अगर आपको कोई लेंस की सरफेस दोनों उभरी हुई बाहर की ओर दिखाई देती है तो आपको उसको द्विउत्तर लेंस भी कहते हैं, या फिर कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल दो गोलियों पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों को केंद्र को लेंस वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो अब लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह दिखाई देता है। अब क्या होता है, मान लो कोई एक स्फेरिकल लेंस है ना, इसको अगर, है ना, इसको अगर इस पार्ट में काट दिया जाए तो ये पूरा जो पार्ट बनेगा ये क्या बनेगा, एक कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, है ना। अब क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसमें से रे ऑफ लाइट, जैसे कि अब देखो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं हमें देखने की जरूरत है। जैसे कि मिरर में एक फोकस होता था, इसमें कितने होते हैं, दो फोकस होते हैं। मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जैसे कि ये तो जाती है पहले प्रिंसिपल एक्सेस, है ना, जो भी बीच से लाइन जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये क्या है, ऑफ कोर्स सेंटर पॉइंट है लेंस का, जिसको ओ से नाम से डिनोट किया जाता है। अब लेंस में क्या होती है, दो साइड होती है, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं, दो। इधर को कहते हैं C1, इसको कहते हैं C2। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, दो होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वही सेंटर ऑफ लेंस, मतलब अगर आप ये इसका सर्कल बनाओगे तो ये और ये दो स्फेरिकल उससे बनता है। ठीक है, तो ये दो स्फीयर है, उससे मिलके एक लेंस बना है। तो है ना, इसी को क्या कहा जाता है, लेंस इस तरह बनाया जाता है। अब ये अगर दो सर्कल है तो दो क्या हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए C1 C2, और दो ही क्या होंगे, फोकल लेंथ होंगे, मतलब ये F1 और ये F2, है ना। अब अगर कोई भी लाइन पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सेस जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस यानी ये वाली एक्सेस, तो वो लेंस से बीच से रिफ्लेक्ट होगी क्या हो जाती है, फोकस की ओर से गुजरती है। किसकी ओर से गुजरती है, फोकस की ओर से गुजरती है। ये किसमें होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। अब देखो यहाँ पे 2f2 के लिखा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस होगी वो सेम होगी।
और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मानो तो क्या हो जाएगी, वो 2D हो जाएगी, या फिर 2f2 भी आप लिख सकते हो। वैसे ही इधर होता है सेम। क्या होता है अब कॉनकेव लेंस में होता है, कॉनकेव लेंस ऐसे दो लेंसों से बना होता है जिसकी ये क्या होती है, ये सरफेस इस तरह होती है, ठीक है, मतलब दो स्फीयर बने हुए हैं। अब जब भी इससे लाइट ट्रेवल करेगी तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे डेविएट हो जाएगी बाहर की ओर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये नहीं, क्या हो जाएगी, बाहर की ओर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, है ना। जब हम इमेज बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इमेज हमेशा क्या बनती है, मिरर के सामने, मतलब सॉरी लेंस के सामने बनती है। तो क्या होगी, f1 पे बनती है, और ये क्या हो गया इसका 2f2 हो गया, मतलब ये फोकल लेंथ है, और इसी को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। और जो सेंटर पॉइंट होता है दोनों लेंस का, उसको कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, या फिर मुख्य प्राकर्षिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। द्वारक, द्वारक यानी एपर्चर, एपर्चर यानी ये पूरा जो होता है इसको क्या कहा जाता है, एपर्चर कहा जाता है ना। अब इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह होते हैं, या फिर जब भी इससे लाइट गुजरती है तो क्या क्या इसमें ट्रांजिशन होते हैं, किस तरह लाइट ट्रेवल करती है, वो हम देखेंगे। अब अगर हमें क्रियाकलाप की ओर देखें, अब हम देखते हैं कि लेंस में इमेज किस तरह बनती है। देखो हमने जो दो डायग्राम देखे ऊपर, उसमें रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है और फोकस की ओर क्या हो जाती है, मिल जाती है। वहीं हमने कॉनकेव का देखा कि रे ऑफ लाइट जाती है और यहाँ से क्या हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इमेज का बनती है ये पीछे की ओर फोकस पे, ठीक है। अब ए में हमने क्या देखा, ए को ध्यानपूर्वक देखिए, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सी किरणों को आपतित है। ये किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, मतलब क्या हो जाती है, एक ही बिंदु पर क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जन कहा जाता है, मतलब एक ही पॉइंट पे क्या हो जा रही है, सारी जो रे ऑफ लाइट है वो मिल जा रही है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। मतलब मुख्य फोकस यानी इसको प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। अब सेम कॉनकेव में क्या होता है, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को अनेक किरणों को आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु के अपरिचित होती प्रतीत होती है, मतलब डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज यानी बाहर की ओर फैल रही है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, डाइवर्जन कहा जाता है। और मुख्य अक्ष यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और जब ये जहां की मिलती है तो इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो ये दो ऐसे डायग्राम है जो हमें बताते हैं कि जो कॉनकेव लेंस है वो तो कन्वर्ज करता है ना, मिलाता है लाइट्स को, और जो डाइवर्ज करता है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। अब लेंसों के द्वारा इमेजेस किस तरह बनाई जाती है हम देखते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस किस तरह इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस किस तरह इमेजेस बनाता है हम देखते हैं। जब बिंब का स्थिति यानी ऑब्जेक्ट का अनंत पर हो, अनंत यानी ये कॉन्वेक्स लेंस और सीधी पैरेलल लाइंस आ रही हो, तब फोकस पर क्या बनती, इमेज बनती फोकस पर। प्रतिबिंब का अपेक्षा अत्यंत छोटा बिंदु अगर वास्तविक और उल्टा, रियल और मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और। अब 2f से परे, मतलब देखो 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा जब, तो f2 और 2f के बीच में बनेगी, छोटी सी बनेगी और वास्तविक और उल्टा। सेम अगर 2f पर आ गई तो वो 2f पर ही बनेगी, मतलब अगर 2f पर वो खड़ा है, ये f1 है ये f2 है, तो इमेज का बनेगी यहीं पर बनेगी, ठीक है। समान साइज की और वास्तविक तथा उल्टा। सेम अगर वो इन दोनों के बीच में रही, f1 और 2f1 के, तो वो बड़ी बनेगी और वास्तविक और उल्टी बनेगी, और इमेज का बनेगी 2f2 पर ही बनेगी, से परे। f1 पर है तो अनंत पर बनेगी, और अगर फोकस और f1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में, मतलब अगर लेंस यहाँ पर है, इसका f1 यहाँ पर है, और अगर यहीं कहीं है ऑब्जेक्ट, तो जिस और बिंब है लेंस की और उसी और बनेगी बड़ा, और क्या बनेगी, आभासी और तथा सीधा, मतलब वर्चुअल और रियल। मतलब इमेज का बनेगी यहीं पे सामने ही बन जाएगी, पहले क्या बन रही थी, पार साइड बन रही थी, अब क्या बनेगी, सामने ही इमेज हमें दिखाई देगी। और वहीं अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो स्थिति होती है, एक तो अनंत पर है और अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्रों के बीच में है।
तो अनंत पर होगा तो फोकस F1 पर बनेगी, अत्यधिक छोटे बनेगी और आभासी व सीधी बनेगी। वहीं अनंत और लेंस के प्रकाशित तो फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी और आभासी, मतलब कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब सीधी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में से दो ही हमारे क्या होंगे, दो ही हमारे पास सिनेरियो होंगे। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगी तो प्रकाश मतलब वो रिफ्लेक्ट किस तरह होगी। जैसे कि मान लो अगर किसी कॉन्केव लेंस में कोई लाइन पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस जा रही तो वो हमेशा किससे होके गुजरेगी, F2 से होके गुजरेगी। ठीक है, वहीं अगर इधर मानू तो वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। पर अगर मैं उसे पीछे मिलाऊं तो वो कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। सेम अगर मैं उसे फोकस पे भेजूं तो वो कहाँ हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं उसे फोकस पे भेजूं तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, रे ऑफ लाइट इस तरह रिफ्रैक्ट होगी किसमें, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में। और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधी पार हो जाती है। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल से जा रही है तो वो कहां से हो जाएगी, सीधी पार हो जाएगी। अब इसी हिसाब से हम क्या बनाते हैं, इन चीजों को, इमेज को दर्शाते हैं। पहला इमेज क्या होगी, जब अनंत से आएगी, जैसे ही इनफाइनाइट से सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं जितने भी, सॉरी, इनफाइनाइट से जैसे ही इमेज आती है ना, मतलब सॉरी रे ऑफ लाइट आती है तो वो कहाँ से गुजरती है, F2 से होके गुजरेगी। ये क्या होगी, सारी F2 से होके गुजरी, इमेज का बनेगी, F2 पे बनेगी। सेम, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग लगेगा आपको पर इसको इस तरह नहीं, हम अलग से बना के देखेंगे। जैसे कि ये अब लेंस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पे होके जा रही है। ये मान लो F1 हो गया, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2 और ये हो गया 2F1। ठीक है, अब और ये हो गया M और ये हो गया N एपर्चर, और बीच में एक अपन डॉटेड लाइन लगा देते हैं जहां से क्या होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। पहली रे ऑफ लाइट, मान लो अगर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है इधर, ठीक है, 2F2 के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, पहली स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, वो कहाँ से होके गुजरेगी, वो होके गुजरेगी फोकस से होके गुजरेगी, है ना, ये होके गुजर गई। सेकेंड रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो कहीं आके इधर मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से होगी गुजरी और कहाँ मिली, यहाँ मिली। तो रे ऑफ लाइट की अगर मैं डायरेक्शन दिखाऊं तो ये, तो इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, जो कि क्या दिखा रही है, ए डैश और बी डैश दिखा रही है। अगर इमेज क्या है, ए बी है, तो ए डैश बी डैश यानी उल्टी इमेज बनेगी। पहले तो पैरेलल थी, जो क्या हो गई, फोकस से होकर गुजर के इधर गुजर गई और ये इधर, तो ये क्या होगा, इस तरह इमेज बनेगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को दिखाते हैं u से, इमेज के डिस्टेंस को दिखाते हैं v से, और फोकल लेंथ को दिखाते हैं f से, ये याद रखना। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो सेकंड क्या हो रहा है, अगर मैं 2F2 पे रखूं तो वो इधर आएगी और क्या आएगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी। इमेज इमेज का बनेगी 2F2 पे ही बनेगी, पर F2 फोकल पे, ये पहले F1 पे थी और इमेज का बनेगी F2 पे बनेगी। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे कर दूं तो इमेज क्या बनेगी, मुझे बड़ी दिखाई देगी और पीछे की ओर बनेगी, किसके पीछे की ओर, 2F2 के परे बनेगी। सेम अगर मैं ऑब्जेक्ट को F1 पर ला दूं तो इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिट पर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से, ये कहाँ जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पर। जो नेक्स्ट इमेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब F1 से मैं ऑब्जेक्ट को और पास खड़ा कर दूंगा तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे होके फोकस से होके जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से, पर ये कहीं मिल रही है कि ये तो डाइवर्ज हो जा रही है इधर जाके, है ना, ये पैरेलल नहीं जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। डाइवर्ज मतलब फैल रही है। तो अब ये क्या हो गया, पीछे आके मिलेगी, पीछे आके जैसे ही मिलती है तो यहाँ पे आपको 2F1 के पीछे क्या मिलेगी, एक वर्चुअल इमेज आपको दिखाई देगी, जो कि एक सीधी इमेज होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर 6 प्रकार के इमेजेस क्रिएट करता है। ठीक है, 6 प्रकार के क्या करता है, इमेजेस क्रिएट करता है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस। अब वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस का देखें तो कॉन्केव लेंस के हमने दो पढ़े थे। पहला क्या होगा, अगर कोई पैरेलल लाइंस आ रही है तो वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और अगर हम उसे पीछे मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी, मतलब एक इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे। सेकेंड, अगर मैं कहीं भी रख दूं, यहाँ पे रख दूं 2F1 के पीछे, तो एक रे ऑफ लाइट इधर डाइवर्ज होकर इधर से जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी,
है ना। तो कहाँ आके मिल रही है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल कहाँ आके मिल रही है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी इमेज की साइज हो जाएगी जो कि छोटी होती है ना, छोटी होती है, वर्चुअल होती है और सीधी दिखाई देती है। तो इस तरह क्या होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह इमेज बनती है और बनाई जाती है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाठ, मतलब उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है उसमें, जैसा हम उसमें लेते हैं वैसे मिरर में, वैसा ही क्या होता है साइन कन्वेंशन इसमें होता है। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों का चिन्ह निर्धारण के लिए हम यह भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल यहाँ दर्पण से सभी दूरियां उनके ध्रुवों से नापी जाती है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। परिपट के अनुसार उत्तर लेंस को फोकल दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब फोकल लेंथ जो होगी वो कॉन्वेक्स मिरर की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव मिरर की क्या होगी, नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होगी, क्या, फोकल लेंथ होगी। जबकि अवतल लेंस की फोकल दूरी ऋणात्मक होती है। आपको यू, वी, एफ, बिंब तथा एच का मान उचित चिन्हों चयन करके सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब आपको क्या करना चाहिए, सही से आप कैलकुलेट कर पाओगे तभी, जब सही से आप सॉल्यूशन तभी निकाल पाओगे और जब चीजों को सही तरीके से आप क्या करोगे, मेजर करोगे और सही तरीके से समझोगे। और ये क्या होता है, एक लेंस फॉर्मूला होता है जिससे क्या कर सकते हैं हम, लेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले v माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। एफ यानी फोकल लेंथ, यू यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इससे क्या निकाल सकते हो आप। अब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो, है ना। ये सब चीजें हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पर मैग्निफिकेशन वहां क्या होता है, माइनस में होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज याद रखना, लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है इस फॉर्म में वो क्या होता है, पॉजिटिव, और वहां क्या होता है, माइनस में होता है। तो हम ये चीज देख सकते हैं। अब अगर एक उदाहरण देखें, किसी अवतल लेंस के फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ, बिंब का लेंस कितनी दूरी पर रखेगी इसके द्वारा बिंब की लेंस 10 मीटर सेंटीमीटर पर उत्पन्न हो। तो अब हम ये क्वेश्चन देखें, तो हमें फोकल लेंथ कितनी देके रखी है, हमें देके रखी है 15। तो फोकल लेंथ कितनी लेंगे, -15, प्रतिबिंब की दूरी लेंगे -10 और इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी, यू की इमेज मिल जाएगी। अगर यू मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्निफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम चीजों की कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं या दर्शा सकते हैं। अब लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि हर एक लेंस का जो पावर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि जब भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता। अभी हमें पता है कि लेंस जो है दो तरीके के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करते हैं और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करते हैं रे ऑफ लाइट्स को। आप जानते हैं कि किसी लेंस के प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपरिसरित करने की क्षमता उसकी फोकस की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब उसकी फोकस की दूरी कितनी। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण में मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। मतलब जिसका फोकल लेंथ जितना कम होगा वो उतना, जैसे कि अगर कम फोकल लेंथ वाला मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं तो वो क्या करेगा, बहुत ही कम इस पे क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, है ना। कम फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण में मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र से निकट फोकसित कर देगा, मतलब उसे बड़े कोण बना देगा और फोकस कर देगा। वैसे ही क्या करेंगे, इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपरिसित यानी ज्यादा डाइवर्स कर देगा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई लेंस कितना ज्यादा डाइवर्ज और कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है वो उसकी क्या बता सकता है, वो उसकी क्या होती है, पावर होती है। या फिर कितने डिग्री में यानी कितने मात्रा में वो उसको कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, वही क्या होती है, उसकी क्षमता होती है, पावर होती है। पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ से। मतलब अगर किसी की भी फोकल लेंथ आप 1/f करोगे तो आपको पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा। लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है।
इस अक्षर को डी से दर्शाया जाता है। यदि एफ को मीटर में व्यक्त करते हैं तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है, मतलब 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। चश्मा बनाने वाला जब संशोधन लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए निर्धारण की क्षमता +2D है। इसका अर्थ है कि निर्धारक लेंस और उसकी फोकल दूरी कितनी होगी, +0.5 मीटर। इसी प्रकार -2.5 की दूरी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी, -4.0। यह लेंस का अवतल है। मतलब ये वाला जो लेंस जिसमें पॉजिटिव डायोप्टर की वैल्यू यानी पावर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। और जिसमें नेगेटिव वो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो हमने ऐसे देखा कि दो तरह के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अनेक प्रकाशित यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब के अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। मतलब बहुत सारे लेंस लगाए जाते हैं जिससे और भी ज्यादा रे ऑफ लाइट को क्या कर सके, डाइवर्ज या कन्वर्ट कर सके। इसी प्रकार संपर्क में रखे कुछ लेंस को उनके पृथक पृथक क्षमताओं को बीजगणितीय योग होते हैं। जैसे कि अगर लेंस पावर ऑफ लेंस में 3 लेंस की पावर निकालनी तो P1 P2 P3 कर सकते हैं। चश्मा बनाने वालों के लिए लेंसों को फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफी सुविधाजनक है। आंखों टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधन लेंसों को अनेक अलग अलग संयोजन को संपर्क में रखकर चश्मों को टेस्ट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणित योग द्वारा कर लेता है। मतलब नॉर्मल प्लस के द्वारा क्या कर सकता है, वो कर सकता है और आपकी आंखों के नंबर निकाल लेता है। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। मतलब जितनी भी रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है, स्ट्रेट पाथ में क्या करती हैं, चलती हैं। दर्पण तथा लेंस वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब मिरर और लेंस क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। मतलब बिंब की स्थिति है ना, ऑब्जेक्ट की स्थिति पे वो रियल वर्चुअल कैसा भी इमेज हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है लेंस से। ये हम पहले भी देख चुके हैं। सभी प्रकार के परावर्त पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। मतलब जितने भी लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, परावर्तन नियम का पालन करते हैं। गोलीय दर्पणों साथ लेंसों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाट अपनाई जाती है। मतलब न्यू कार्टिशियन साइन क्या करे जाते हैं, फॉलो करे जाते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। ये होता है मिरर फॉर्मूला जो हम देख चुके हैं, जिसमें यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। इसी से हम क्या निकाल चुके हैं, इससे हम मैग्निफिकेशन भी देख चुके हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब फोकस फोकस क्या होता है, वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसका हाफ होता है। ये हम देख चुके हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है ना। मतलब कोई भी मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। संगन माध्यम में विरल माध्यम में तिरछी गमन करती है। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे ही कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की साइड मुड़ जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो वो उससे डेविएट हो जाती है। रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट तेज चलती है और डेंसर मीडियम में स्लो चलती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या होता है, ज्यादा डेंस होता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कम डेंस होता है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश के माध्यम में चाल का अनुपात होता है। मतलब किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जो जाती है उसी से क्या निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है। जो लेंस फॉर्मूला, किसी आयताकार कांच की स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच और कांच वायु अंतराप्रस्थ दोनों होता है। निर्गत किरण
आपतित किरण की दिशा में समांतर होती है। जब भी एक ग्लास से मीडियम में जाता है तो वो क्या जाता है, एक ग्लास से मीडियम की ओर डेविएट होता है और मीडियम से ग्लास की ओर डेविएट होता है, जिसे हम 1-2 और 2-1 के थ्रू दर्शा सकते हैं। मतलब पीछे से आगे की ओर जा रहा है तो मतलब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की ओर, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की ओर हमें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह दिखाते हैं। और दूसरा इमरजेंट लाइन जो होती है, इमरजेंट यानी जो यहाँ पे आती है, और जो ये वाली लाइन होती है, ये इंसिडेंट लाइन और इमरजेंट लाइन क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेंस, हमने लेंस फॉर्मूला देखा, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी और वृत्त का व्युत्क्रम होती है। लेंस की ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होती है। मतलब किसी भी पावर ऑफ लेंस निकालना है तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। जिस यूनिट, जिन इन चीजों का यूज कौन करते हैं, जो चश्मे बनाते हैं वो क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें हमने लेंस के बारे में पढ़ा, मिरर्स के बारे में पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है उसके बारे में पढ़ा, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के बारे में समझा, और भी चीजों के बारे में हमने देखा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। अब आपको अपने आसपास अवलोकन करना और एक लिस्ट बनानी है, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर यूज हो रहे हैं, है ना, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर भी यूज हो रहे हैं। ये क्या करना है, आपको घर पे अवलोकन करना है और लिस्ट बनानी है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा लेंस और कौन सा मिरर कब और कहां उपयोगी और उपयोग में लाया जाता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।